हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तुम लोगों का बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट होने में अब ज्यादा समय नहीं है। बहुत जल्द बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट होने वाला है। आईसीएसई का डेट शीट आ ही गया है, सभी ने देखा है। सो आई नो दैट यू पीपल आर इन योर फुल स्टडी मोड। सेल्फ स्टडी बिल्कुल कर रहे हो, बेहतरीन तरीके से कर रहे हो सभी लोग। एंड जहां से भी अच्छा स्टडी मटेरियल मिल रहा है, यू पीपल आर यूटिलाइजिंग इट इन योर प्रिपरेशन। सो हियर, this is the first video. We are going to start a series of lectures, a series of videos in our channel where we will be covering the most important questions of physics, class 10th, chapter wise. बहुत ही बढ़िया स्टडी मटेरियल यहाँ तुम लोगों को मिलने वाला है। एंड बहुत बढ़िया रिवीजन, एक तरह से क्रैश कोर्स बोल सकते हो, जो हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th के उन बच्चों का जिनका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, वो उनके लिए बहुत अच्छा है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस उनको मिलेंगे एंड बिल्कुल उसी पैटर्न का जो इस बार बोर्ड्स में आने वाला है। जिनका कंसेप्ट वीक है, जो अभी तक बहुत अच्छा प्रिपरेशन नहीं किया, उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा ये सीरीज ऑफ वीडियोस, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करूंगा, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे उसको भी मैं एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो एक तरह से हम एक पूरा एक समराइज्ड कोर्स करने वाले हैं ऑफ द एंटायर फिजिक्स, वेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल्स, सब्जेक्टिव, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो तुम्हारे स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में इस बार दिया हुआ है, वैसे क्वेश्चंस हम करेंगे। बहुत ही बेहतरीन वे में तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ फिजिक्स हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 है हमारा फोर्स। चैप्टर 1 है हमारा फिजिक्स का फोर्स। मेरे साथ साथ इस में तुम लोगों को क्या करना है कि सिर्फ देखना नहीं है। तो आज मैं बता देता हूं, फर्स्ट लेक्चर आज हम कर रहे हैं, ये तुम लोग कंटिन्यू करोगे आगे के हर लेक्चर्स में। यू विल बी मेंटेनिंग वन नोटबुक, a pen, pencil, whatever, with you will be writing with, and you will be taking down the entire thing that we will be doing in the class. जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे, आंसर्स हम लिखेंगे, सबको करना। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये मेरा गारंटी है कि देखोगे, ये अगर तुमने इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स को रेगुलरली कंप्लीट किया, देखा, तो देखना क्या कॉन्फिडेंस लेवल होगा तुम्हारा बोर्ड्स में फिजिक्स के दिन। क्योंकि बहुत ही मेहनत करके हमने क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है, जो कि हम इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही मेहनत से ये किया जा रहा है, एंड आई होप यू पीपल विल सपोर्ट मी बाय liking the video and also by subscribing to the channel and also sharing with others. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट अस राइट द फर्स्ट क्वेश्चन, और मेरे साथ साथ लिखना चालू करते हैं। ऑल द बेस्ट। बॉडी मैं न्यूमेरिकल करूंगा, कभी कभी एमसीक्यूज करूंगा, कभी सब्जेक्टिव, सब मिक्स होगा, एंड तुम्हें हर तरीके का क्वेश्चंस बोर्ड्स के लिए तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। अ बॉडी इज पिवटेड, लिखो, a body is pivoted at a point. This is a numerical question. We are starting our course with a numerical question. A force of 10 Newton is applied at a distance of 30 centimeters, 30 centimeters from the pivot. Basically ये कंसाइज, ये क्वेश्चन कंसाइज फिजिक्स में है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पिवट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हम हर तरीके के क्वेश्चन को करेंगे, सिंपल भी करेंगे, एवरेज वाले भी करेंगे, हार्ड वाले भी करेंगे। See, body is pivoted at a point. Pivot किया हुआ है body. Force of 10 Newton is applied. Force दिया हुआ है 10 Newton, applied at a distance of 30 centimeters. तो perpendicular distance from the line of action of force and the pivot दिया हुआ है 30 centimeters. Don't forget it to convert to meters, क्योंकि force SI यूनिट में है, न्यूटन में है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करो, 0.3 मीटर्स। हमें निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का सिंबल होता है ये, यानी टॉर्क का ये सिंबल है। फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है, याद सभी को है। ओके, मोमेंट ऑफ फोर्स इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स दिया हुआ है 10, आर का वैल्यू है 0.3, ये भी दिया हुआ है, आ जाएगा 3 न्यूटन मीटर।
ठीक है। इस बार तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर, आईसीसी स्पेसिमेन पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू, उसमें भी ये पूछा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। दिख रहा है ना, न्यूटन मीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिमेन पेपर का, खुद देख लेना अगर नहीं किया है सॉल्व तो अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। अ मैकेनिक a mechanic can open a nut, ये भी न्यूमेरिकल है, by applying a force of 150 Newton while using a lever handle of length 40 centimeters. How long a handle is required if he wants to open it by applying a force of only 50 Newton, of only 50 Newton. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है। क्या बोला जा रहा है? अ मैकेनिक कैन ओपन अ नट, एक मैकेनिक है वो एक नट को खोल सकता है बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। कितना फोर्स लगाकर खोलेगा? 150 न्यूटन, व्हाइल यूजिंग अ लीवर हैंडल ऑफ 40 सेंटीमीटर्स। यानी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, तो क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट केस वन, उसमें क्या दिया हुआ है? फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 150 न्यूटन, और क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पिवट, ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर्स, यानी 0.4 मीटर्स। पिछले क्वेश्चन की तरह यहां पर भी हमने सेंटीमीटर्स को मीटर में कर दिया। यहां पर आगे पढ़ना है, तो क्या लिखा हुआ है? आगे पढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग हैंडल इज रिक्वायर्ड, मतलब हमें कितना लंबा हैंडल चाहिए, मतलब हमें आर क्या होना चाहिए अगर वो खोलना चाहता है बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ ओनली 50 न्यूटन। मान लो यही बंदा अब 150 न्यूटन का फोर्स नहीं अप्लाई करना चाहता, अब ये अप्लाई करना चाहता है ओनली 50 न्यूटन, तब उसे ये आर कितना रखना पड़ेगा? यानी दोनों केसेस में एक चीज तो कॉमन है, वो है कि टॉर्क सेम होगा, क्योंकि नट सेम ही नट है, वो एक ही पर्टिकुलर नट है। तो एक पर्टिकुलर नट को खोलने के लिए जो मिनिमम टॉर्क चाहिए, जो मिनिमम मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए, वो तो कांस्टेंट है। आप कैसे भी उसको प्रोड्यूस करो, फोर्स को अगर ज्यादा है तो डिस्टेंस कम हो सकता है, अगर फोर्स कम कर दिया 150 से 50 तो डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टॉर्क डिपेंड करता है फोर्स और डिस्टेंस पर। अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा। तो ये जो टॉर्क है दोनों केसेस में सेम है। तो पहला केस का तो टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ फोर्स हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि एफ का भी वैल्यू पता है, आर का भी वैल्यू पता है। 150 इंटू 0.4, इसको सॉल्व करेंगे, आगे हमारा 60 न्यूटन मीटर। सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क वुड बी रिक्वायर्ड इन द सेकेंड केस ऑल्सो। तो हमने यहां पर एफ इंटू आर वही फॉर्मूला लगा लिया, टॉर्क इज 60 न्यूटन मीटर, एफ इज 50, ये इस बार आर यानी लेंथ ऑफ द हैंडल क्या होना चाहिए? 6/5, यानी 60/50, 0 0 कट जाएगा तो 6/5, एंड दिस इज 1.2 मीटर। देखो लेंथ कितना बड़ा होना चाहिए, पहले हैंडल का लेंथ मात्र 0.4 मीटर था तो ओपन हो रहा था, क्योंकि फोर्स काफी ज्यादा लगाया था। फोर्स सेकंड केस में कम लगाया गया तो हैंडल भाई ज्यादा लंबा चाहिए। टॉर्क तो डिपेंड करता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। तो हमारा आंसर हो गया 1.2 मीटर। बड़ा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कपल। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड्स में पूछा गया है। ओके, दिस इज अ डायरेक्ट डेफिनेशन आस्क्ड फ्रॉम योर थियोरी, बहुत ही इजी है, एंड कई बार बोर्ड्स में ये पूछा गया है। डिफाइन कपल, कपल क्या है? कपल इज फॉर्म्ड, मत लिखना कपल इज हस्बैंड एंड वाइफ। तुम्हारे मन में यही चल रहा होगा ना, कपल सुनकर मन में लड्डू फूट गया होगा। कपल इज नॉट दैट, कपल हियर इज, कपल इज फॉर्म्ड व्हेन टू equal, parallel and opposite forces not acting
along the same line act on a body। बड़ा सिंपल है, किसी भी बॉडी पर, स्पेशली एक रॉड की हम बात करें तो हमें इजीली समझ में आता है। एक लंबा सा रॉड है, इस पर अगर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, टू फोर्सेस, दोनों इक्वल भी होने चाहिए। दीज इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, दो फोर्सेस होने से नहीं चलेगा, उन दोनों फोर्सेस को होना चाहिए इक्वल, पैरेलल होना चाहिए और ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी अगर हम इस रॉड के इस एंड को ए बोलते हैं, इस एंड को बी बोलते हैं, तो एंड ए पर एक फोर्स लगेगा अगर नीचे, तो एंड बी पर लगेगा ऊपर, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और दोनों पैरेलल भी है। इफ यू सी दीस लाइंस आर पैरेलल, तो इक्वल भी है। अगर ये एफ है तो ये भी एफ है, F1 F2 नहीं बोल रहे, दोनों एफ है, सेम सिंबल यूज कर। पैरेलल भी है, ऑपोजिट भी है, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी अलग है। दे आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। मतलब अगर हम इस फोर्स की बात करें, इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया ये वाला लाइन, जिसको मैं ब्लू से अभी ड्रॉ करूंगा, ये वाला लाइन, लाइन ऑफ एक्शन, और इसका ये वाला लाइन ऑफ एक्शन। दोनों लाइंस तो अलग अलग है ना, पैरेलल है लेकिन अलग अलग लाइंस है, तो लाइन ऑफ एक्शन दोनों का अलग अलग है। लेकिन अगर मैं ऐसे बनाता हूं, एक फोर्स एफ और एक फोर्स एफ नीचे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जरूर है, लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तब ये कपल नहीं बना। कपल में लाइन ऑफ एक्शन दोनों फोर्सेस का अलग अलग होना चाहिए, देन ओनली कपल इज फॉर्म्ड। एक और चीज इसमें ऐड करना इसी डेफिनेशन में, अ कपल, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, अ कपल इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रोटेशन। देखो ये बॉडी घूम जाएगा, रोटेट कर जाएगा ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस, दोनों फोर्स क्या कर रहा है ना, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो रोटेट तो करेगा, तो कपल से ही रोटेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अभी जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में इस टाइप का एक क्वेश्चन है। इस बार का स्पेसिमेन पेपर में, तुम लोगों का 2023 के स्पेसिमेन पेपर में अभी जो क्वेश्चन करने वाला है वैसा बिल्कुल सेम सेम टू सेम क्वेश्चन, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो ये क्वेश्चन लिखते हैं, इसको क्या कहता है, द मोमेंट ऑफ फोर्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, द मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू force F, which is equal to 10 Newton about point O is 2 Newton meter. Find the moment of force about point P due to force F। और एक फिगर बना हुआ है, फिगर बना हुआ है, फिगर है, फिगर एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है O, ये डायमीटर ड्रॉ किया हुआ है, ऑब्वियसली डायमीटर है तो सेंटर से पास करेगा, एंड ओ से पास किया, ये पॉइंट P है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट P है, यहां लिख देता हूं P, P है। अच्छा, यहां पर फोर्स F एक्ट हो रहा है इस पॉइंट पर, एंड F का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है 10 न्यूटन। ये फिगर में दिया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है फिगर, यू डोंट हैव टू ड्रॉ द फिगर, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। And it is also said that point O is the center of the circle, about point O, which is the center of the circle. अब हमें सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। देखो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करो। स्पेसिमेन पेपर में बिल्कुल इस बार तुम लोग का ऐसा क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू F which is equal to 10 न्यूटन about point O, O के अबाउट में, O के अबाउट में 2 न्यूटन मीटर है, तो तुम्हारा फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन मीटर, और दिया हुआ है मोमेंट ऑफ फोर्स दिया हुआ है 2, आई एम सॉरी 10 न्यूटन, न्यूटन मीटर क्यों लिख रहा हूं, फोर्स इज 10 न्यूटन, एंड तुम्हारा दिया हुआ है 2 न्यूटन मीटर मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स 2 न्यूटन मीटर, फोर्स 10 न्यूटन। कौन से पॉइंट के अबाउट, ओ के अबाउट, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये डिस्टेंस होना चाहिए जो मैंने अभी ग्रीन से इंडिकेट किया है। ओ के अबाउट बोल रहा है ना, पिवट से लेंगे, यानी बेसिकली ये रेडियस ऑफ द सर्कल।
तो ये रेडियस को हम अगर आर से डिनोट कर रहे हैं तो ये आर हम निकाल सकते हैं अभी, बिकॉज मोमेंट ऑफ फोर्स इज एफ इंटू आर। अभी अभी जो फॉर्मूला हमने यूज किया सेम फॉर्मूला। तो 2 न्यूटन मीटर, एफ एट 10, आर हमारा निकल जाएगा, आर इज 2/10 यानी 0.2 मीटर। हमारा रेडियस निकल गया, हमारा नहीं निकला, इस सर्कल का रेडियस निकल गया। अब बोल रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट पी। अब इस पी के अबाउट क्या मोमेंट है वो निकालना है। तो पी के अबाउट मतलब अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स लेना है, यानी ये डिस्टेंस लेना है, टोटल डायमीटर लेना है। इस बार आर का वैल्यू टोटल डायमीटर होगा। तो अभी हम इस केस 1 और केस 2 मान लेते हैं इसको। इस बार हम जो डिस्टेंस लेंगे वो डिस्टेंस होगा पूरा डायमीटर। रेडियस तो पता है 0.2 मीटर, डायमीटर इसका डबल हो जाएगा 0.4 मीटर। फोर्स हमारा वही है क्योंकि बोला है ड्यू टू फोर्स एफ, फोर्स 10 न्यूटन है। अब इस बार हम डिस्टेंस जो होगा उसको आर डैश ले लेते हैं, विच इज नथिंग बट 2 into r, द ट्वाइस ऑफ द रेडियस विच इज 2 into 0.2 विच इज 0.4 मीटर। अब क्या है, बड़ा इजी है भाई। अब हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लेंगे, एफ इंटू आर डैश, 10 into 0.4 विच इज 4 न्यूटन मीटर। कुछ नहीं है, इजी। We have got the moment of force about point P due to this force 10 Newton and which is 4 Newton मीटर। समझ में आ गया, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। बड़ा मजा आ रहा है तो मजा आ रहा है तो लाइक दे दो, मुझे थोड़ा सपोर्ट करो भाई, थोड़ा दया करो चैनल पर। एंड मजा आएगा तभी ना, मुझे भी मजा आएगा कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स को ये जरूरी है, उनका सपोर्ट मिल रहा है, मुझे समझ में आना चाहिए। तो लाइक बटन को प्रेस कर दो, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो भी कर दो। ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन एक डेफिनेटली रहता है, वो है मोमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पर बेस्ड। तो पहले अगर मान लो कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भूल गए तो पहले वो देख लेते हैं, एक क्वेश्चन के तहत देख लेते हैं। स्टेट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, वैसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार। स्टेट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, आंसर लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का क्या होता है। in equilibrium sum of anti-clockwise moment is equal to sum of क्लॉकवाइज मोमेंट। मान लो भूल गए सर क्या होता है क्लॉकवाइज मोमेंट, क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, अभी वो भी याद करा देता हूँ, टेंशन मत लो भाई। इसीलिए तो इसे क्रैश कोर्स बोला गया है। देखो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, आंसर में यही बस लिखना है कि इन इक्विलिब्रियम सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। क्या होता है क्लॉकवाइज मोमेंट, क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। लेट अस टेक एन एग्जांपल, यू हैव अ rod, say it is pivoted at point O, and here there is a force acting at point A, say this is B, point A पर एक फोर्स एक्ट हो रहा है। अच्छा मान लेते हैं कि ये पॉइंट ओ सेंटर नहीं है, सेंटर भी हो सकता है, पहले सेंटर नहीं है मान लेते हैं। ओके यहाँ पर है पॉइंट ओ, ओके विच इज मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, पिवट जरूरी नहीं है कि सेंटर होगा ना, सेंटर नहीं भी हो सकता। अच्छा ये डिस्टेंस ए का पॉइंट ओ से मान लेते हैं 2 मीटर है। अच्छा ये डिस्टेंस मान लेते हैं 5 मीटर है, यानी टोटल लेंथ है 7 मीटर्स इस रॉड का, 2 + 5। पिवट है यहाँ पे ओ पर, इधर 2 मीटर उधर 5 मीटर, अच्छी बात है। फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, अच्छी बात है। या फिर इसको कर देते हैं 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, अच्छी बात है। अब अब क्या करेंगे। अब हम अगर मैं तुमसे बोलूं कि कैलकुलेट दी, एक क्वेश्चन के तहत इसको समझो, बड़ा मजा आएगा। कैलकुलेट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एकदम बुक में है एंड बड़ा मजा आएगा। लिखो देखो, कैलकुलेट दी मोमेंट, तब तुम्हें ये क्वेश्चन एकदम क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट सब समझ में आ जाएगा इसी क्वेश्चन में, रिजल्टेंट मोमेंट सब चीजें एकदम हलवा बन जाएगा। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू, मान लो ये F1 10 न्यूटन है और ये F2 5 न्यूटन है। ड्यू टू फोर्स F1, ड्यू टू फोर्स F1 and due to force F2, also calculate
द रिजल्टेंट मोमेंट, रिजल्टेंट मोमेंट, प्यारा सा क्वेश्चन, बड़ा मजेदार। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू फोर्स F1, F1 की वजह से क्या मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, कितना मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है निकालो, एंड F2 के वजह से भी कितना मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी निकालो अबाउट पॉइंट O, पॉइंट O के अबाउट कितना मोमेंट F1 प्रोड्यूस कर रहा है, कितना मोमेंट F2 प्रोड्यूस कर रहा है वो निकालो। उसके बाद बोल रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट पॉइंट O। अब फाइनल मोमेंट, रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट पॉइंट O वो भी निकालो। F1 का पहले निकालते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू F1। सिर्फ F1 को देखना है, F1 का कितना मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला ही पढ़ा हमने कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट एंड द फोर्स, कितना डिस्टेंस है 2 मीटर, तो हो गया 20 न्यूटन मीटर। याद करो याद करो याद करो कि हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव लेते हैं, कन्वेंशन है। अगर भूल गए हो तो लिख लो, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कभी भी आया उसको हम लेते हैं पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मोमेंट को लेते हैं नेगेटिव। याद आ गया, पढ़ा है ना। तो यहां पर ये F1 इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है रॉड को पॉइंट O के अबाउट, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसी तरह घुमाने की कोशिश कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, यानी ये +20 न्यूटन मीटर ही रहेगा। वैसे प्लस तो हम लोग लिखते नहीं है, प्लस तो हिडन रहता है, तो ये 20 न्यूटन मीटर ब्रैकेट में लिख दो एंटी क्लॉकवाइज। अब याद आ गया होगा ना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये 10 न्यूटन इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। अब हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू F2। F2 क्या है 5 न्यूटन, और कितना डिस्टेंस पर है पिवट से 5 मीटर। वाह, 5 5 25 न्यूटन मीटर। यार ध्यान से देखो कि F2 इसे घुमाने की कोशिश कर रहा है ऐसे, यानी क्लॉकवाइज, तो F2 जो है वो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो हम ब्रैकेट में क्लॉकवाइज लिखेंगे। आगे जब हम रिजल्टेंट मोमेंट निकालेंगे तब हमें इसे नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन देखा कि क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव होता है, भूलना मत। यहां पर नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, इवन लिखना ही मत यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि यहां हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट मोमेंट, तब हम एल्जेब्रिक सम करते हैं, तो हमें साइन के साथ किया जाता है। दोनों निकल गया, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का आंसर। अब हमें निकालना है रिजल्टेंट मोमेंट, रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट पॉइंट O। मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट को आप ऐड कर दो बट विद द साइन। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेते हैं, यानी 20 न्यूटन मीटर पॉजिटिव में होगा। आप ऐड करो किसके साथ, क्लॉकवाइज मोमेंट है 25 न्यूटन मीटर, 25 लिख दो कोई गलत हो जाएगा, क्लॉकवाइज इज टेकन नेगेटिव, यानी प्लस -25 न्यूटन मीटर। इसको सॉल्व करोगे आएगा -5 न्यूटन मीटर। ये माइनस इंडिकेट क्या कर रहा है, अपने आप ये माइनस आया, जब भी हम 20 -25 किया ये माइनस आ गया। 20 -25 इज -5, -5, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंट क्लॉकवाइज है, फाइनल मोमेंट जो है यानी रिजल्टेंट मोमेंट जो है क्लॉकवाइज है। इसे हम ऐसे लिखेंगे 5 न्यूटन मीटर, माइनस को हटा देंगे और माइनस के जगह पर हम लिख देंगे ब्रैकेट में क्लॉकवाइज, क्योंकि माइनस का मतलब ही है क्लॉकवाइज। ये हमारा आंसर है। यानी कोई अगर तुमसे पूछे कि ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो रिजल्टेंट क्लॉकवाइज है, यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा। देखो फोर्स भले उधर कम लगा, 5 न्यूटन इज कम, इज लेस इन कंपैरिजन टू 10 न्यूटन। ऐसा मत सोचना कि अरे 5 न्यूटन तो कम फोर्स है तो 10 न्यूटन डोमिनेट करना चाहिए, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए ना। मोमेंट सिर्फ फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है, फॉर्मूला ही बताता है कि मोमेंट डिपेंड करता है डिस्टेंस पर भी। यहाँ पे डिस्टेंस बड़ा है तो 5 × 5 25 बड़ा हो गया इन कंपैरिजन विथ 10 × 2 20, इसलिए क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज इज रिजल्टेंट मोमेंट, यानी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर यहाँ क्वेश्चन रहता स्टेट वेदर द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट, तुम बोलते नो इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम में होता तो रिजल्टेंट मोमेंट 0 आता, यानी
ये जो F1 प्रोड्यूस किया एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और ये F2 प्रोड्यूस किया क्लॉकवाइज मोमेंट, दोनों इक्वल आता, और दोनों इक्वल क्वांटिटीज को जब हम एल्जेब्रिकली सम करते तो जीरो आ जाता रिजल्टेंट मोमेंट। तो कभी भी अगर रिजल्टेंट मोमेंट जीरो आए या फिर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों इक्वल आ जाए, दोनों का मतलब सेम है कि दोनों इक्वल आ जाए, या फिर रिजल्टेंट मोमेंट जीरो आ जाए, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो यही चीज हमने यहाँ लिखा है कि इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स एंड सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर इक्वल, दोनों इक्वल आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, अभी तुम लोग बताना ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सिस्टम, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अगर सेवरल फोर्सेस इस बॉडी पर एक्ट कर रहा है लेकिन फिर भी ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट पर है, इसे ही हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक दूसरा इक्विलिब्रियम होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसमें क्या होता है, सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी बट द बॉडी रिमेन्स इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन, यानी उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है हालांकि उस पर कई फोर्सेस लग रहे हैं, तब उस तरह के बॉडी को हम बोलेंगे कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। और ये बॉडी रेस्ट में है, इसमें कई तरह के फोर्सेस लग रहे हैं फिर भी ये रेस्ट में है, तो हम बोलेंगे कि ये, अगर ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। ओके, यू सी पॉइंट ओ है पिवट, पॉइंट ए, ये बी है, ये सी है। तो ये है फिगर, इसमें बताना है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, यानी हमें ये चेक करना है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स एंड सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल हो जाए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट तो ये इक्विलिब्रियम में है। तो यहां पर सोचो कौन सा फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, यानी कौन सा फोर्स इस रॉड को पॉइंट ओ के अबाउट यानी पिवट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। ऑब्वियसली 10 न्यूटन है ना, क्योंकि ये 5 न्यूटन तो इसे इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, पॉइंट ओ के अबाउट इसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। 2 न्यूटन भी इसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज तो इमेजिन करना ही पड़ेगा ना तुमको, ये चीज समझना ही पड़ेगा। तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है 5 न्यूटन और 2 न्यूटन, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है 10 न्यूटन। तो पहले हम निकाल लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो 10 न्यूटन प्रोड्यूस कर रहा है। तो यानी हम निकालते हैं मोमेंट ड्यू टू 10 न्यूटन, जो कि ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज आएगा। एंड वो क्या है, फोर्स। पहले तो फोर्स लेते हैं, कभी भी हम मोमेंट निकालते हैं, मोमेंट का मतलब ही मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। कई बार हम मोमेंट ऑफ फोर्स पूरा ना बोल के टॉर्क बोलते हैं या फिर सिर्फ मोमेंट बोलते हैं। तो मोमेंट ड्यू टू 10 न्यूटन, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, पिवट से डिस्टेंस उस फोर्स तक का। तो पिवट है ओ, ओ से डिस्टेंस है फोर्स तक का इज 3 मीटर, तो 30 न्यूटन मीटर। ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकल गया। अब हम निकालते हैं मोमेंट ड्यू टू 5 न्यूटन फोर्स। मोमेंट ड्यू टू 5 न्यूटन, वही सेम फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स कितना, 5 न्यूटन। डिस्टेंस कितना, पिवट से डिस्टेंस कितना इस 5 न्यूटन का, 4 मीटर। 5 4 से 20, and this 5 newton meter is trying to rotate in clockwise direction, so it is producing clockwise moment, जिसको आगे जब हम रिजल्टेंट मोमेंट निकालेंगे तो नेगेटिव मिलेंगे। अच्छा, अब हम निकालते हैं मोमेंट ड्यू टू 2 न्यूटन, वही फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम पिवट। फोर्स कितना, 2 न्यूटन, एंड डिस्टेंस कितना, 1 मीटर ना, पिवट से लेना है, बी पिवट नहीं है। ये जो 1 मीटर है ये बी से सी का डिस्टेंस है, तुम्हें यहां से लेना है, पिवट से भूलना मत। तो यहां 4 + 1 5, ये यहां पे केयरफुल रहना, 10 न्यूटन मीटर, ये भी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर हम तुमसे पूछे कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स कितना होगा, दो क्लॉकवाइज मोमेंट्स है ना इधर, तो हो गया क्लॉकवाइज का 20 भी क्लॉकवाइज है और ये 10 भी क्लॉकवाइज है, यानी 20 + 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ऑब्वियसली यहाँ तो हमने लिख ही दिया क्लॉकवाइज, यानी 30 न्यूटन मीटर है क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज भी 30 है, और एक ही फोर्स एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, यहाँ कोई और फोर्स नहीं है, होता तो उसको लेते।
एंटी क्लॉकवाइज भी 30 न्यूटन मीटर, क्लॉकवाइज भी 30 न्यूटन मीटर, दोनों इक्वल हो गया। तो ये यस, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। रिजल्टेंट मोमेंट भी अगर निकालोगे तो जीरो आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में जब भी हम रिजल्टेंट मोमेंट निकालते हैं तो जीरो हो जाएगा। कैसे? अभी अभी हमने देखा कि रिजल्टेंट मोमेंट में हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को ऐड करते हैं, लेकिन साइन के साथ। तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, अभी भी बताया था, तो प्लस 30 न्यूटन मीटर। और ये जो क्लॉकवाइज आया 30 न्यूटन मीटर, इसको नेगेटिव में लेंगे तो प्लस माइनस 30 न्यूटन मीटर। प्लस 30 माइनस 30 जीरो आ गया, रिजल्टेंट मोमेंट जीरो आ गया। तो लिखेंगे यस, द सिस्टम is in the state of equilibrium, और मोर स्पेसिफिकली बोले तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मजा 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 आ रहा है ना? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो काफी अच्छा प्रैक्टिस हो जा रहा है तुम लोग का। इस तरह से हम लोग आगे भी करेंगे, आगे के चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब तरह के क्वेश्चंस। अभी जो हम कर रहे हैं फिलहाल न्यूमेरिकल्स इस पार्ट में ज्यादा है, इसलिए एक के बाद एक न्यूमेरिकल्स तुम्हें लग रहा है कि यार सर आप तो न्यूमेरिकल्स ही करा रहे हैं, कुछ दूसरा क्वेश्चन तो करा नहीं रहे। अभी ये जो सेक्शन है, इसमें कर रहे हैं, तो ये न्यूमेरिकल्स ही इसमें ज्यादा, इसमें तुम्हारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो इसीलिए हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं ज्यादा, और हम लोग सब तरह के क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म मीटर रूल रेस्ट्स हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज। ओके, इस पोर्शन से जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो न्यूमेरिकल्स ही आते हैं भाई, इसीलिए न्यूमेरिकल्स तो करना ही है। इस पोर्शन में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल्स ही यहाँ पर। सो क्या लिखा हुआ है? यूनिफॉर्म मीटर रूल रेस्ट्स हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज एट द 60 सेंटीमीटर मार्क व्हेन a mass of 10 grams is suspended from one end. Okay, very important. Draw a diagram of the arrangement. Draw a diagram of the arrangement. ठीक है, उसमें तो हम लोग माहिर है डायग्राम बनाने में। फिर बोल रहा है at which end must this mass be suspended? At which end must this mass be suspended? B, what is the mass of the rule? What is the mass of the rule? अच्छा, आगे के जो लेक्चर्स है वो एकदम नोटिफिकेशन इंस्टेंटली तुम्हारे पास पहुंच जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं, और जल्दी करूंगा नेक्स्ट लेक्चर भी इसी तरह, और तो वो तुमसे मिस ना हो जाए इसके लिए, जानते हो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखते हो, सब में एक ही चीज बोला जाता है, बेल बटन को प्रेस करना है। मैं भी वही बोलूंगा, और तुम लोग जानते हो मेरे से अच्छा यूट्यूब चला लेते हो, मुझे तो कुछ वैसा पता नहीं है ज्यादा। तो वो बेल वेल जो भी दबाना है वो दबा के रखना, सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी वीडियो ऑफ माइंड। ठीक है, मिस हो गया तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी। ओके, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल रेस्ट्स हॉरिजॉन्टली। मीटर रूल का मतलब ही है कि 100 सेंटीमीटर, तो कि मीटर रूल मतलब 1 मीटर, 1 मीटर इसका लेंथ है। यूनिफॉर्म मतलब कि उसका थिकनेस यूनिफॉर्म है, उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो रेस्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टली। कभी भी ये दिख जाए रेस्ट हॉरिजॉन्टली, इसका मतलब ही समझ जाना कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है एकदम। कभी भी लिखा हुआ है कि दिस मीटर रूल इज रेस्टिंग हॉरिजॉन्टली, इसका मतलब ही है कि द मीटर रूल इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ये हो है तभी ये हॉरिजॉन्टली रेस्ट कर रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में अगर ये है, ये क्वेश्चन बोल दिया है कि हमारा रूल रेस्ट हॉरिजॉन्टली, यानी हमारा रूल इक्विलिब्रियम में है, यानी इन्होंने हमें बोल दिया है कि इस रूल का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल है। इट इज रेस्टिंग ऑन नाइफ एज, नाइफ एज में से एकदम नोखीले पॉइंट पर रेस्ट कर रहा है एट 60 सेंटीमीटर मार्क। तो हम ड्रॉ करते हैं इसको, ये हमारा मीटर रूल है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर तो 50 होगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का है ना, क्वेश्चन ने बोला है मीटर रूल 100 सेंटीमीटर।
यहाँ पे 0 सेंटीमीटर है, इधर 100 है, एकदम एक्सट्रीम एंड पर, तो ये बीच में 50 है। 50 से थोड़ा इधर मूव करेंगे तो 60 है। तो 60 पर ये नाइफ एज ऐसे बनाता है ट्राइंगल, और ये परफेक्ट हॉरिजॉन्टल है। देखो मैंने भी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल बनाया, लेकिन कब? व्हेन अ मास ऑफ 10 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। अब किस एंड में 10 ग्राम को सस्पेंड किया गया? एक एंड है ये 0 सेंटीमीटर, क्या हमने 10 ग्राम को यहां पर सस्पेंड किया तो ये हॉरिजॉन्टली है, या फिर 10 ग्राम को इधर सस्पेंड किया तो ये हॉरिजॉन्टली? ऑब्वियसली भाई साहब कॉमन सेंस लगाओ। अगर हम ऐसा छोड़ देते हैं तो ये आर्म ऐसे ही बड़ा सा आर्म है, भारी हो जाएगा, उधर लटक रहा है, ऐसे लटक जाएगा, क्योंकि इधर भाई बड़ा सा आर्म है, इधर कम वेट है, छोटा सा आर्म है। और इधर हम और ज्यादा 10 ग्राम लटका देंगे तो भाई इसका तो हालत खराब हो जाएगा, बैलेंस कैसे होगा? तो टू मेक इट बैलेंस्ड, जो 10 ग्राम है वो 100 सेंटीमीटर इस साइड में सस्पेंडेड है। एंड जब भी एंड लिखा हुआ मतलब है कि आइदर 0 होगा या 100 होगा, ये दोनों ही एंड्स है इस मीटर रूल के, तो 0 पर हो नहीं सकता, नहीं तो वो उधर ऑलरेडी भारी है, उधर और भारी हम थोड़ी करेंगे, तो बैलेंस कैसे होगा? तो जिधर हल्का था उधर हमने जब 10 ग्राम को सस्पेंड किया तब जाके ये हॉरिजॉन्टली रेस्ट कर रहा। तो ड्रॉ डायग्राम, हमने डायग्राम बना दिया, दिस इज द डायग्राम। अच्छा, एक चीज तुम्हें याद होना चाहिए और तुम्हें पता होना चाहिए कि मास ऑफ द रूल, इस रूल का अपना जो वेट है, मास है, वो हमेशा मिड पॉइंट पर होता है, इसका मास मिड पॉइंट पर होता है। आगे हमें पार्ट बी में व्हाट इज द मास ऑफ द रूल निकालने के लिए बोला है, तो वो मास हमेशा इसके मिड पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो। इसका यूज करेंगे, इसका मास कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है? मिड पॉइंट पर। मिड पॉइंट मतलब 50 सेंटीमीटर पर। वो मास मुझे नहीं पता, उसे हम एम ले लेते हैं, लेट द मास बी एम ग्राम्स। ओके, एम मास है। अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करते हैं। एट विच एंड इट मस्ट बी सस्पेंडेड, दिस मास मस्ट बी सस्पेंडेड। कौन सा मास? 10 ग्राम्स मास मस्ट बी सस्पेंडेड, ये मास। तो वो तो हमने ऑलरेडी समझ लिया, किस एंड में लिखेंगे, इट मस्ट बी सस्पेंडेड एट द मास ऑफ 10 grams must be suspended at 100 centimeter mark। बड़ा इजी है भाई। व्हाट इज द मास ऑफ द रूल? अब हम अप्लाई करेंगे यहां पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है, और हम जानते हैं कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? हम यहां पर लिखेंगे कि ये रूल तो इक्विलिब्रियम में है, इन इक्विलिब्रियम उसी चीज को लिखेंगे, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स is equal to sum of clockwise moments। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, फोर्स यानी वेट, यानी मास हम यहां बोल सकते हैं, ये मास, मास के वजह से यहाँ पे वेट है ना, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वेट। तो यहाँ पे मास है m, और वही प्रोड्यूस कर रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। इसको घुमाने की कोशिश कर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे, एंड ये 10 ग्राम्स मास इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज। तो ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों इक्वल है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है पहले निकाल लेते हैं। यहां पर हम लेते हैं फोर्स। फोर्स क्या है भाई? मास तो है m, तो फोर्स हो जाएगा mg, यानी वेट, वेट ऑफ द रूल। और डिस्टेंस क्या है इस फोर्स का पिवट से? 60 माइनस 50 यानी 10 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। क्लॉकवाइज मोमेंट्स इसका मास क्या है भाई? 10 into g, this g is here gram but here I have taken g mg, वो वाला g, acceleration to gravity, क्योंकि हमने इसे weight बना लिया। 10 is the mass, 10 grams is mass, and g, small g here is not gram, it is acceleration due to gravity, तो mass into grams is actually weight, isn't it, mg। तो हमने फोर्स ले लिया, फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना है भाई? 100 माइनस 60 जो कि 40 है। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे mg, ये जी जी यहां काट दो, तो m into 10, 60 minus 50 is 10 is equal to 10 into 40, 10 10 कट गया, मास आ गया हमारा 40 ग्राम्स।
यानी द मास ऑफ द रूल बी पार्ट हमारा आ गया, देयरफॉर द मास ऑफ द रूल ऑफ द मीटर रूल इज 40 ग्राम्स। आंसर। कितना इजी है, कितना इजी है। कंसेप्ट अगर क्लियर होगा ना तो बड़ा इजी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये तुम्हारा न्यूमेरिकल बेस्ड है, थोड़ा सब्जेक्टिव भी है अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे। एंड ये इस तरह का क्वेश्चन भी तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में इस बार है, देख लेना। है, विश्वास करो, है, देख लो। और ये पहले भी कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में भी है इस तरह का क्वेश्चन, एंड पहले भी कई बार पूछा गया है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो। ए, बी एंड सी आर द थ्री, वैसे ये कंसाइज में भी दिया हुआ है, थ्री फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसलिए देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। आई होप इतने सारे क्वेश्चंस जो अभी तक हमने किया, यू पीपल आर जस्ट नॉट वॉचिंग इट, यू आर ऑल्सो सॉल्विंग इट अलॉन्ग विथ मी, क्योंकि तभी फायदा होगा। यहाँ पर मूवी नहीं चल रहा है कि हाँ भाई यहाँ मूवी देख रहे हैं सर, अपना यहाँ एक्टिंग कर रहे हैं। 4 न्यूटन एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर। चलो भाई फिगर बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। फिगर है ऐसा, फिर है ऐसा, फिर है ऐसा, एंड यहां पर है एक पॉइंट ओ। ये जो डिस्टेंस है ओ से फोर्स ए का 0.9 मीटर दिया हुआ है, ये इसका दिया हुआ है 0.8 मीटर, और इसका दिया हुआ है, ये सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं, यहाँ पे 90 डिग्री शो किया गया है। इसका है 0.6 मीटर। वैसे 90 डिग्री शो नहीं भी करे तो भी यहाँ क्लियरली हमें दिख रहा है कि डिस्टेंस मतलब ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फोर्स ए, ये फोर्स बी, ये फोर्स सी का दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है नंबर 1, which force has the least moment about O? Which force has the least moment about O? Give reason. अच्छा, ये जो हम वीडियोस कर रहे हैं ना, इसमें तुम्हारा फायदा क्या होगा ना, कई बच्चे ऐसा बहुत टेंशन हो जाते हैं, कहाँ से रिवीजन करे सर, कोर्स का कहाँ से स्टार्ट करे, कहाँ कंप्लीट करे, क्या क्वेश्चन रिवाइज करे। अरे इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो, पूरा सीरीज को देखो जो मैं करने वाला हूँ, पूरा बिंदास कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हर तरह के क्वेश्चंस को करेंगे। विच फोर्स हैज द ग्रेटेस्ट मोमेंट अबाउट ओ? देखो ये बेसिकली एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के तहत पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए, बी, सी दे देगा कि विच फोर्स हैज ग्रेटेस्ट मोमेंट। ऑप्शन ए, ऑप्शन फोर्स ए, फोर्स बी, फोर्स सी, एंड लास्ट ऑप्शन देगा ऑल थ्री हैव द सेम मोमेंट। हालांकि वो गलत ऑप्शन है, लेकिन एक ऑप्शन तो बनाना है ना, चार ऑप्शन। ऑप्शन ए फोर्स ए, ऑप्शन बी फोर्स बी, ऑप्शन सी फोर्स सी, ऑप्शन डी ऑल द थ्री फोर्सेस हैव द सेम मोमेंट अबाउट ओ। ठीक है, तो तुम्हें सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली देखो हम यहाँ एक तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, अब बोल रहे हैं नेम द फोर्सेस प्रोड्यूसिंग, नेम द फोर्सेस प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज मोमेंट, बी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। सिंपल। उसके बाद व्हाट इज द रिजल्टेंट टॉर्क? रिजल्टेंट टॉर्क मींस रिजल्टेंट मोमेंट। व्हाट इज द रिजल्टेंट टॉर्क अबाउट द पॉइंट ओ? देखो इसको इतना इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले विच फोर्स हैज द लीस्ट मोमेंट। अच्छा, एक चीज बोल दिया है कि तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ईच ऑफ 4 न्यूटन। ये भी 4 न्यूटन है, ये भी 4 न्यूटन है, ये भी 4 न्यूटन है। इसलिए हम यहाँ पे क्लियरली हम फोर्स अगर इक्वल है तो हम सिर्फ डिस्टेंस को देखेंगे। जो फोर्स का डिस्टेंस सबसे कम है पिवट से, वो फोर्स मिनिमम मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो विच फोर्स हैज द मिनिमम यानी लीस्ट मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ? दैट फोर्स विच इज क्लोजेस्ट, जिसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे कम है, एंड दैट इज फोर्स
सी। तो आंसर 1 होगा फोर्स सी। फिर है गिव रीजन बोला है, तो रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज द फोर्स सी इज नियरेस्ट टू पॉइंट ओ। रीजन ऐसे लिखना बोर्ड्स में, रीजन हेडिंग देना, लिखना फोर्स सी इज नियरेस्ट या क्लोजेस्ट टू पॉइंट ओ। नंबर टू, विच फोर्स हैज ग्रेटेस्ट मोमेंट, जो सबसे ज्यादा दूर है, यानी फोर्स ए 0.9 मीटर सबसे ज्यादा दूर, फोर्स ए। अच्छा, अगर तीनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होता ना तब तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ता, ओके, कि जैसे यहां पर भी कैलकुलेट करोगे तो यही आंसर आएगा, लेकिन हमें बेमतलब का कैलकुलेट क्यों करेंगे जब हम बिना कैलकुलेट किए हुए भी हम बता सकते हैं कि कौन मोमेंट सबसे लीस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। मान लो यहाँ 4 न्यूटन ना होगी, कोई दूसरा वैल्यूज होता तो हमें निकालना पड़ता। वैसे मैं बता देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो मैं बता दूंगा। रीजन लिख लो, फोर्स ए इज फारदेस्ट फ्रॉम पॉइंट ओ। एंड फिर हम नंबर 3 बोल रहा है, नेम द फोर्सेस प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज मोमेंट। ध्यान से देखो, क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है ए, क्योंकि ए से घुमाने की कोशिश कर रहा है इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बी भी, लेकिन सी ऑपोजिट डायरेक्शन में, सी एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, यानी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है फोर्स ए एंड सी, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है फोर्स सी। ए एंड बी होगा ये, ए एंड बी, एंड ये फोर्स सी। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। लास्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट। अब जब रिजल्टेंट मोमेंट निकालना ही है, यानी रिजल्टेंट टॉर्क निकालना है, तो इंडिविजुअली हमें सारे फोर्सेस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि फोर्स ए ने कितना मोमेंट प्रोड्यूस किया, फोर्स बी कितना मोमेंट प्रोड्यूस किया, फोर्स सी कितना मोमेंट प्रोड्यूस किया। चलो उसको सॉल्व करते हैं। तो तभी हम रिजल्टेंट निकालेंगे ना। रिजल्टेंट निकालने के लिए, रिजल्टेंट मोमेंट निकालने के लिए हम सारे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो भी है उसको हम एल्जेब्रिकली सम करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं फोर्स ए के वजह से, सो मोमेंट ड्यू टू फोर्स ए, यानी ए हमारा 4 न्यूटन एंड उसका डिस्टेंस कितना है 0.9 मीटर, 9 4 से 36, यानी 3.6 न्यूटन मीटर। और एक कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है? क्लॉकवाइज। यहां ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे क्लॉकवाइज, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स। मोमेंट ड्यू टू फोर्स बी, बी कितना मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है? बी मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है 4 न्यूटन इंटू 0.8 मीटर, 3.2 न्यूटन मीटर। एंड बी भी क्लॉकवाइज, देख लिया ना, क्लॉकवाइज। अच्छा, सी कितना कर रहा है? 4 इंटू 0.6, और सी लेकिन एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। मोमेंट ड्यू टू फोर्स सी, 4 इंटू 0 पॉइंट, यही मैं बोल रहा था, इंडिविजुअल तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ये फोर्सेस अलग अलग दिए हुए हैं तो तब तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा मैक्सिमम क्लॉकवाइज है, कौन सा मिनिमम क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे 0.6 ले लिया मीटर, 6 4 जा 24, यानी 2.4 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, नहीं ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव, ये मैंने शुरुआत में ही बोल दिया यहाँ पर। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को नेगेटिव, तब हम रिजल्टेंट निकालेंगे। अब हमें बोल रहे हैं रिजल्टेंट मोमेंट निकालने के लिए, यानी रिजल्टेंट टॉर्क निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में टॉर्क वर्ड को यूज किया गया, हम भी टॉर्क यूज करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम ही चीज है। क्लॉकवाइज इज 3.6, तो -3.6 लेंगे, ये भी -3.2 लेंगे, एंड इसे प्लस में लेंगे 2.4 को, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो सॉल्व करना, -3.6 एंड -3.2, यानी इट विल गिव यू 6.8, -6.8। इन दोनों तो इन इंटीजर्स ऐसे ही ना ऐड होते हैं, -3.6 -3.2, तो ये हो जाएगा -6.8 प्लस 2.4। अब इसको सॉल्व करो, हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 4 और यहाँ पर भी 4, 4.4, -4.4 न्यूटन मीटर। अब माइनस को हटाएंगे, माइनस को हटाएंगे तो 4.4 न्यूटन मीटर लिखेंगे, ब्रैकेट में क्लॉकवाइज लिखेंगे, क्योंकि माइनस का मतलब ही है कि क्लॉकवाइज मोमेंट है।
रिजल्टेंट मोमेंट आ गया। बड़ा सिंपल है भाई, कुछ नहीं है, एकदम हलवा है, एकदम इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेसिकली ये एक तरह से एमसीक्यू था, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। तो हमने इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को देखा ताकि एमसीक्यू भी आए तुम लोग कर लो, ताकि इस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आए तो भी कर लो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन में हमने सेवरल कॉन्सेप्ट्स को टच किया है। ओके, यहां पर एक एमसीक्यू करते हैं, प्रॉपर एमसीक्यू क्वेश्चन। अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन by two unequal forces, unequal forces in opposite directions, in opposite directions। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद क्या है, but not in the same line, but not in the same line। याद करो, अभी अभी हमने पढ़ा था कपल, द इफेक्ट, लेकिन क्या ये कपल है? सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन देखकर या नॉट इन द सेम लाइन देखकर ही डिसाइड मत करना कि ये कपल है। द इफेक्ट इज दैट, ऑप्शन ए, द बॉडी will have only rotational motion, the body will have only translational motion, the body will neither have rotational nor translational motion, the body will have neither translational nor rotational motion। और फोर्थ क्या है, द बॉडी will have translational as well as rotational motion। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सबसे पहले तो कपल का डेफिनेशन पे चलते हैं, एंड क्या लिखा था हमने वहां पे? कपल लिखा था व्हेन टू इक्वल forces, parallel and opposite forces not acting along the same line। अब हमने यहां देखा क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि दीज आर अनइक्वल फोर्सेस, टू अनइक्वल फोर्सेस। यहीं पे चैप्टर बंद किए, कपल नहीं है। अगर कपल होता तो सिर्फ रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होता, कपल होता तो ओनली रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होता, यानी हम ऑप्शन ए को टिक करते। लेकिन यहां पर कपल नहीं है, लेकिन बाकी सारे फीचर्स कपल के हैं। टू फोर्सेस है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, नॉट अलोंग, एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन है, तो यानी रोटेशनल मोशन तो होगा ही साथ ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा, साथ ही साथ ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा। यहां पर हम लिखेंगे इसका आंसर डी, यानी द बॉडी विल हैव ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। लेकिन अगर ये बॉडी पिवटेड हो किसी पॉइंट पर और अनइक्वल फोर्सेस भी लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखो, अगर ये बॉडी पिवटेड हो किसी पॉइंट पर, ये सेम बॉडी मान लो यहां पर पिवट कर दिया हमने, फिक्स कर दिया, और अनइक्वल फोर्सेस ही लगा रहे हैं, यहाँ 8 न्यूटन, यहाँ पे 4 न्यूटन, अनइक्वल फोर्सेस ही लगा रहे हैं, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन, नॉट इन द सेम लाइन, अनइक्वल है। लेकिन तब क्या होगा, ओनली रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि बॉडी फिक्स है ना, फ्री टू मूव नहीं है, तो वो आगे ट्रांसलेशनल मोशन कैसे करेगा? यहां पर लिखा हुआ नहीं है कि बॉडी पिवटेड है, तो हमने अज्यूम किया कि ऐसा बॉडी है जो पिवटेड नहीं है। एंड यहाँ पर अनइक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, मान लेते हैं 8 न्यूटन और इधर 10 न्यूटन, कोई भी फोर्स। तो ऐसे जब होगा ना, तो बॉडी एक तो ट्रांसलेशन मोशन करेगा बिकॉज ऑफ दिस ग्रेटर फोर्स, 10 न्यूटन सीधा भी जाएगा, और साथ ही साथ ये रोटेशनल मोशन भी करेगा, यानी ये सीधा भी जाएगा और घूमेगा भी। वो भी किस डायरेक्शन में घूमेगा? वो घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसीलिए हमने लिखा कि इट विल हैव ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन। ठीक है, और अगर
फ्री बॉडी है, पिवटेड नहीं है, और सिर्फ कपल इस पर एक्ट हो रहा है, यानी सेम इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रहा है, तो ये फिर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन करेगा। यानी अगर कपल एग्जिस्ट हुआ किसी बॉडी पर, कपल इक्वल फोर्सेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, पिवटेड हो चाहे नहीं हो, वो हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन करेगा। ठीक है, आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर हमारा डी होगा। ऑलराइट, इसी तरह के क्वेश्चंस हम आगे इस चैप्टर के करेंगे। ये चैप्टर हमारा अभी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और भी हमारा काफी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में है, और जल्द इसको कंप्लीट करके हम नेक्स्ट चैप्टर बिल्कुल इसी तरह से स्टार्ट करेंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इफ यू डोंट वांट टू मिस एनी ऑफ दीज रिवीजन लेक्चर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं, देन डेफिनेटली you know what you have to do. You have to press the bell icon after pressing the subscribe button. Thank you all of you. Happy learning, my dear students. God bless you. Take care.